बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं, एबीएन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। एक बात पहले चली कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, नैब वाले केस में फैसला होने वाला है, उसके बाद जमानत हो जाएगी। लेकिन अचानक आज जब सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें नैब तरमीम केस, जिसमें इमरान खान खुद पटिशनर गए हुए हैं कि ये तरमीम कल अदम करार दी जाए, उसके फैसले की तारीख आ जाती है। फिर मीडिया में एकदम से नई बहस शुरू कर दी जाती है कि नहीं नहीं, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। ये क्या चीजें इंटरलिंक्ड हैं कि एक केस खत्म होने वाला है तो दूसरा केस पहले डाल दिया गया? देखिए आज से कोई 1.5-2 साल पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की जा रही थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो ये दोस्त अहबाब होते हैं ना, कि जो वो पंजाबी च कहते हैं ना, कानाफूसी कर दें जनाब, गल्लां कंध विच आके पांदे शंदे एक दूजे ने कि अच्छा होना की अगे की नहीं है, ताकि मेंटली लोगों को तैयार करिए कि असी करना की है, वारदात की पानी है। तो वो 1.5-2 साल पहले जी के हम इमरान खान के खिलाफ ये ऑडियोज आएंगी, वीडियोज आएंगी, ये इल्जामात होंगे इखलाकी करप्शन के, माली करप्शन के, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के, और मतलब तरह-तरह की चीज़ें जी, सारे ये जितने अभी तोशा खाना और अल-कादर ये कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो सारी कहानी एक-एक करके वो केस बनाए गए और वो एक-एक करके फारिग होते गए। फिर जो है कि अभी ये जो आपने हवाला दिया है ना कि ये नैब केस का और साथ जो है कि मिलिट्री कोर्ट वाला, ये अब देखिए 9 मई कब का हुआ? 9 मई को हुए जो है 1.25 साल हो चुका। 9 मई के सही। केसेस चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में आए या हाई कोर्ट में आए या सुप्रीम कोर्ट में आए, वहाँ पे 1 टके का एक भाई टका तो बड़ा कीमती हो गया, रुपए से ज़्यादा कीमती है। मतलब 1 पाई या 1 धेले का जो है इनके पास सबूत नहीं था। ये कह सकते हैं अच्छा ये हमारे पास सबूत है जी, इनको रगड़ा लगा दें, और अदालतों ने वहाँ लोगों को ज़मानतें भी दी, सब कुछ किया, ठीक है। अब वो 9 मई का कहानियाँ तो आपका सारा का सारा ठुस हो गया, बोगस हो गया। अब हम्म। आपने फिर 2017 का एक केस जो है कि रोका हुआ। अब नारे लगा रहे हैं यहाँ पे लोग, ओहो! बड़ा तारीखी कदम उठा लिया गया जी कि एक साहब को पकड़ लिया जनाब। ओ भाईजान कौन-सा तारीखी कदम? 7 साल बाद आपने 7 साल से उसके खिलाफ ये शिकायत आ रही हैं। जब वो सर्विंग थे उस वक़्त भी, जब रिटायर हुए उस वक़्त भी आपने जो है जूँ त आपके कान पे जूँ तक नहीं रेंगी। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसके बाद भी आप जो है शुतुरमुर्ग की तरह आप सर जो है कि वो रेत के अंदर दे के बैठ गए थे, ठीक है? अब आपको अचानक ख़्याल आया कि अच्छा चले और सारे केसेज़ तो फ़ारिग हो रहे हैं, तो चलो एक कहानी नवी बना दी है, ठीक है? आपने उसको उठा लिया, बहुत अच्छा किया। उसको भी और उसके नक्शे कदम पे चलने वाले मौजूदा अभी भी जो भी अफ़सरान हैं, सारों के खिलाफ यही होना चाहिए जो उसके साथ हो रहा है। हम तो इस पे हमारी बड़ी वाज़ेह राय है। ये नहीं है कि अच्छा जी इफ एंड बट्स के जी उस फैज़ हमीद के खिलाफ तो ये हो, इस फैज़ हमीद के खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। तो सब फैज़ हमीद जितने भी हैं, हम सब के खिलाफ वही होना चाहिए। जो हम कहते हैं जी कि अयूब खान, जितने भी अयूब खान हैं, सबके खिलाफ वही होना चाहिए। जितने ज़िया-उल हक हैं, सबके खिलाफ वही होना चाहिए जो उसके साथ हुआ। तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अब मामला ये है कि जब तमाम केसेस खत्म हो गए, अब पंजाब काबीना ने कब से जो है कि कुछ केसेस की मंजूरी दी हुई है। आपने क्यों नहीं अभी तक मंजूरी दी हुई है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुज़र गए, आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कुछ मामला किया नहीं है। तो अब आपने वो मामले इसलिए रखे थे कि जब इन केसेस में से वो निकलेगा, तो फिर इन केसेस का इंदराज करेंगे और इसमें गिरफ्तारी डालेंगे। मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन के अंदर ये जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम और इमरान खान भी इस चीज़ को समझता है कि ये सारी 2 साल से पहले जो प्लानिंग की गई थी, तो अच्छा जी एक केस ऐसे होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ये सारे के सारे मामलात के अंदर ये मुँह की खा रहे हैं, ठीक है ना? अब ये आखिरी स्टेज पे जब पहुँचे हैं, तो अब ये केस तो बनाएँगे, लेकिन अब आज आप ये ज़हन में रखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज पंजाब के अंदर और वफाकी हुकूमत से भी जवाब माँगा है कि जितने पंजाब के अंदर तो कहा कि 48 केसेज़ हैं, उनके अंदर ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसको फौज के साथ ये जोड़ सकें। वो इवन जो पंजाब काबीना ने फैसले किए थे, वो भी अभी तक केस नहीं बनाए गए। तो अभी जो जो फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, तो आपको उसमें से कोई विटनेसेस चाहिए होंगे ना। आपने जो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल पकड़ा हुआ था, उस पकड़े हुए बंदे को आप 30 अगस्त को 14 अगस्त को आपने पकड़ा है, 30 अगस्त को आप शो कॉज़ नोटिस जारी कर रहे हैं कि 7 दिनों में जवाब दो वरना नौकरी से बरतरफ कर देंगे। इसका मतलब तो ये है कि आपकी वो तहवील में अभी तक आपकी मर्ज़ी का उसने बयान नहीं दिया, इसलिए आप उसको जो है कि नौकरी से भी फारिग कर रहे हैं, घर भी खाली करा रहे हैं, उसके बच्चों की सिक्योरिटी का भी मसला पैदा कर रहे हैं, ताकि वो डर जाए और परेशान होके वो बयान दे दे जो आप बयान लेना चाह रहे हैं। तो इस वक़्त जो हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी खबरें आपको और मुझे भेजी गई थी कि जनाब हेडलाइंस में छापे और हम सुबह से शाम तक जो है तोते की तरह वो पढ़ते रहे सारे के सारे रिपोर्टर भी और उसके ऊपर बीपर देते रहे। तो जब अदालत में गए तो कहते हमें तो पता ही नहीं है किधर है, हमारी तो हिरासत में ही नहीं है। और भाई जब आपकी हिरासत में नहीं है तो फिर खबरें क्यों चलवाते रहे आप उसकी? जाएँ सही। बहादुर बने, दिल बड़ा करें, ज़रा बताएँ कि हमने पकड़ लिया फलाँ केस के अंदर, वहाँ तो आपके पास कुछ है नहीं है। तो ये एक तो
ये सारा का सारा जो है कि ये मीडिया कैंपेन है। दूसरी बात ये है कि नैब के केसेस का फैसला सबको पता है क्या होना है। अगर आप तरमीम जो है गलतम करार देते थे तो फिर मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, उनके फैमिली मियाँ साहब, जरदारी साहब और सब उनकी अंदर। जरदारी की फैमिली सारे अंदर जा रहे हैं ना। आपने उनको बचाना है। उनको बचाने के लिए उसके अंदर जो है कि ये है कि नैब तरमीम के अंदर जो काबीना जिस चीज की मंजूरी देगी उसका केस नहीं बन सकता, ठीक है, किसी फर्द के ऊपर। तो अलकादर और ये केसेस तो काबीना ने मंजूरी दी हुई थी ना, तो फिर आपका ये केसेस तो धड़ाम से खत्म हो जाएगा। तो सही। इसलिए ये केसेस अब जब देखा कि अच्छा इसके अंदर भी कुछ नहीं बनता, आपने सारे गवाह जितने परवेज खटक हो, जुबैदा जलाल हो, आजम खान हो, सबको जो है कि आपने गायब भी किए रखा, सब कुछ हुआ, लेकिन आपकी बात नहीं बनी। आपने ना ऑन पेपर ना किसी के बयान पे ये चीज साबित हो रही है कि उसने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया। तो अब आ गए इस आखिरी हद के ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कदम उठाने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़ेगा। एक बार इन्होंने ये कदम उठा लिया तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे जी हम पे तनकीद ना की जाए। हम जो है कि ए पॉलिटिकल है, हम गैर सियासी हैं। भाईजान, आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी हर प्रेस रिलीज, आपका हर बयान जो है कि उसके अंदर सियासत शामिल होती है, तो फिर आप कैसे नहीं कह सकते। लेकिन जब एक पार्टी बन जाएंगे, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक ऐसे केस के अंदर जो 2017 में भी एक और केस था, लेकिन उसको बाद में अभी उठाकर और फिर इसको आप सियासी मामला के साथ जोड़ रहे हैं, और बंदे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जनों बंदे आप उठा के और उनको गायब कर रहे हैं कि अच्छा जी कि हमारे लिए कोई गवाही आ जाए। तो इन हालात के अंदर जब आप केस बनाएंगे तो दुनिया ने तो पहले आपके सारे जितने बड़े पावर कॉरिडोर हैं उन्होंने आपके खिलाफ करारदादें मंजूर की हुई हैं। तो कर लें, फिर आप ये कदम भी उठा के देख लें, फिर आपको बाहर से भी लित्तर पड़ने हैं, अंदर से भी लित्तर पड़ने हैं, तो फिर आप कहेंगे ना कोई सरेंडर हो ही गया। सही। तो खालिद जमील साहब, एक साबिक वजीर आजम का सिविलियन का मिलिट्री कोड में ट्रायल ऐसे होगा क्या? कौन सा ऐसा कानून है जो लेके जाएंगे 9 मई के वाकयात पे लेके जाएंगे? साइफर तो उड़ चुका, फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर ये लेके जाएंगे? देखिए ना, वो जो फैज हमीद को पकड़ा उसका जो सेकंड पैराग्राफ था, आईएसपीआर ने अनाउंस किया जी कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जो मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी में आते हैं। तो अच्छा, अब उन्होंने एक्टिविटी की तो उसमें अगर आप ये मिला देते हैं कि अच्छा जी कि वो पीटीआई के साथ मिलकर जो है कि उन्होंने ये 9 मई का साजिश की, या फौज के अंदर बगावत की साजिश की, या आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की, कोई तो केस बनाएंगे ना। आप वो केस बनाएंगे, फिर आपको एविडेंस लाने पड़ेंगे उसको। अच्छा, ये जब केस आप बनाएंगे, आप उसका मिलिट्री ट्रायल करने जा रहे होंगे, तो आपको फिर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज भी किया जाएगा। ऑलरेडी पहले जो मिलिट्री ट्रायल आप सिविलियंस के कर रहे हैं वो चैलेंज किए हुए हैं। उसके ऊपर जो है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको गलत करार दे दिया था। अब तो काजी फाइजल साहब आए तो इन्होंने एक बेंच बनाया जिसने कहा ठीक है जी, आप फैसले ना सुनाए, ट्रायल आप कर लें। लेकिन ये आइन में तरमीम करके वो जो एपीएस वाकई में जो दहशतगर्दी के मामला थे, इसमें तो एक फौजी को खराश भी नहीं आई। आप मुझे बताएं ना, 9 मई के वाकयात के अंदर ये सारी बगावत की जो भी कहानी बनाई जाती है, इसमें कोई एक बंदा जो है कि वो जहाँ बाग हुआ, कोई एक बंदा, हाँ सिविलियंस इसके अंदर जो है कि उनकी हलाकतें हुई, उनको मारा गया। अब उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि सिविलियंस को फायर कहाँ से आए थे। सिविलियंस तो मारे गए, उसके केसेस तो हुए नहीं है। एक फौजी जो है इसके अंदर मारा नहीं गया। हाँ, कुछ इमारतों को आग लगी, अब वहां की सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं है कि अंदर की, अच्छा ही पता तो चले अंदर आग कैसे लगी है नहीं लगी है। तो ये मेरा ख्याल है कि केस बना के इसको मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनके सियासी मकासद है वो हासिल कर सकेंगे। मेरे ख्याल के अंदर ये केस बना के ये खुद मजीद दलदल के अंदर फंस जाएंगे। फिर इनको उस केस को साबित करने के लिए वो जो फ्रॉम डे फर्स्ट ये बात की जा रही है कि इसके लिए अदालती कमीशन होना चाहिए, इसके लिए सीसीटीवी फुटेजेस आनी चाहिए। अब जिस कोर्ट के अंदर ये जाते हैं 9 मई का मामला लेकर, उसमें खा आपकी दहशतगर्दी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें सिर्फ एक जज साहब कहते हैं कि अच्छा मैं इसका सबूत तो दे दें। वो कहते हैं जी अच्छा, ये हमारा एक मुखबर था जो बड़ी हाई लेवल की मीटिंग के अंदर मौजूद था। वो ऐसा मुखबर था हाई लेवल की मीटिंग के अंदर, वो उनके अपने एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार या स्पेशल ब्रांच के एहलकार के, अच्छा जिनकी पहचान भी नहीं हुई, तो हाई लेवल मीटिंग्स बैठ के वो बयान दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर जो केस खत्म हो रहे हैं। अब जब आप ये बनाएंगे एक प्राइम मिनिस्टर को, आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे या इसका केस ऐसा बनाएंगे, तो फिर तो आपको वो सारे सबूत देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है कि आप अगर ज़िया के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, आप जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बोगस केस में सजाए मौत दी, उसके जो जजेस इख्तिलाफ राय किया जिन्होंने, उनकी आपने मैटर की सनदों को जाली करार दिलवाया, जैसे आज तारिक जहांगीरी की डिग्री को जाली करार करवा रहे हैं आप अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। तो फिर इस केस का भी वही हाल होगा। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि भुट्टो साहब के केस को तो 4 दहाइयां लगी थी ठीक करने में, इस केस को तो मुझे नहीं लगता कि 4 महीने भी लगे ठीक करने में। तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी जो केस बनाएंगे ये। सही साहब, मिलिट्री कोर्ट में केस तो लेके जाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब देखें तो पिछली 2 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, डीजीआईएसपीआर की 2 प्रेस रिलीजेस, उसमें 9 मई का जिक्र नहीं है, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं है, इंतशारी टोले का जिक्र नहीं है।
तो आप भी यही समझ रहे हैं कि 22 अगस्त की जादुई रात का ये कमाल है, कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है कि थोड़ा-सा एक साइड पे लहजा नरम नज़र आ रहा है। देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये सारा का सारा जो मिलिट्री कोड और ये सारा बयानिया जो बनाया जा रहा है, जहाँ से खबरें आ रही हैं, जो चलवाई जा रही हैं, ये आपको भी मालूम है किस साइड से आ रही हैं, ठीक है? दूसरी तरफ जो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि आप कहें जैसे हम ये कर देंगे, ये करेंगे, आखिरी जो खौफनाक चीज़ है आप दिखा के किसी को डरा-धमका के आप अपनी शरायत के ऊपर उसको ले आते हैं। ये एक वो तरीका भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो स्टिक एंड कैरी करें आप, अच्छा ठीक है, थोड़ा डराएँ भी, छड़ी भी दिखाएँ और आप थोड़ी-सी बात भी अपनी मनवाने की कोशिश करें। तो वो तो 1 साल, 1.5 साल से ये कर रहे हैं, उनको कोई इतना रिज़ल्ट मिला नहीं है। तो ये भी चलें करके देख लें। और ये दूसरा जो है कि फिर वो जो वो अनोखा लाडला था जिसको चाँद खेलने को दिया गया, उसको अक्टूबर 2000 जो है कि 22 में वापस लाए गए थे वो, बल्कि 23 में लाए गए थे वो, हाँ। उनको वापस लाया गया था। तो उनकी ये ख़्वाहिश ये भी है जी कि अच्छा फैज़ हमीद साहब को भी अरेस्ट करें और उनके जो जिनके लिए सहूलतकारी करते रहे, उनको भी साथ रगड़ा लगाएँ थोड़ा-सा। तो वो अपनी एक दिल की तसल्ली के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इतना आसान केस नहीं होगा। ये केस बनाने से उसके बाद आपकी जो रही सही थोड़ी बहुत रेप्यूट है या किसी के दिल में थोड़ी बहुत इज़्ज़त है या कोई आपकी साख है या जो भी आप इस काबिल हैं कि अच्छा आप बयान दे देते हैं कि जनाब एपॉलिटिकल है या सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। बाद में आप क्या कह सकेंगे? ठीक है? कि आप एक पूरा फ्रीक बन के एक जमात के सरबराह को, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जिसके ऊपर ना इखलाकी मुकदमात आप साबित कर सके, ना करप्शन के मुकदमात साबित कर सके, ना आप इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात साबित कर सके और आखिर बचा कि उसके निकाह को लेकर जो है कि आपने वो भी एक मुकदमा बनाया, वो भी आपके वापस मुँह पे दे मारा गया। तो अब आप जो है कि खुद अपनी उस बिल से निकल कर अगर बाहर आएँगे और कहेंगे जनाब ठीक है जी, हम अफ़रीक बनते हैं या आपने हमारे अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, भाई आपको फिर सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना। अभी तक आप किसी एक अदालत के अंदर सबूत नहीं दे सके। आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसको बुला के अच्छा आप उसको उम्र कैद सज़ाए मौत सुना दें। चलें जी, सुना दी आपने ठीक है, भुट्टो साहब को भी सुनवा दी थी ना। भुट्टो साहब को तो मामला ठीक करते हुए आज 4 तिहाइयाँ लगी और सुप्रीम कोर्ट अब मातम करती फिर रही है कि जनाब हाय हमसे गलती हो गई, कौम हमें माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। लेकिन जिन्होंने वो गलती की थी उनको क्या एहसास-ए-निदामत है? क्या वो कौम से माफ़ी माँगेंगे? क्या वो पीपल्स पार्टी से माफ़ी माँगेंगे कि क्या वो अवाम पे पाकिस्तान की माफ़ी माँगेंगे? उनके लीडर को उन्होंने तख्ता-ए-दार पे लटका दिया एक बगैर और इंसानियत देखें ना आज शरीयत की और आइन की बात करते हैं, आज हर कोई बात करता है, तो शरीयत क्या कहती है? वो तो कहती है कि एक शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो भुट्टो का बिल्कुल। जिन्होंने कत्ल किया था, उन्होंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया था। क्या उन्होंने आज किसी से माफ़ी माँगी? आप अपनी माज़ी की गलतियों से सीखने की बजाय, आप एक बार फिर जो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, अवाम जिसको सपोर्ट करती है, जिसकी वोट को भी आपने तस्लीम नहीं किया और उसको हुकूमत नहीं बनने दी आपने। अब आप कहते हैं जी अच्छा हम उसको बगावत के अंदर या एक उम्र कैद या सज़ाए मौत दे देंगे, आप सुना दें, लेकिन उसकी तो 4 दहाइयाँ लगी थी, इसमें आपको 4 हफ्ते या 4 महीने भी नहीं लगेंगे इसको ठीक करने में। ये वो अदलिया नहीं है मौलवी मुश्ताक वाली या वो वाली अदलिया जिसको आपने डंडे दिखा के फैसले ले लिए थे आपसे। उसमें भी उसमें जस्टिस सफदर शाह जो है थोड़े थे, 3-4 थे सफदर शाह जो है कि आज जो है कि मौलवी मुश्ताक जो है वो 3-4 है, बाकी सारे सफदर शाह हैं। तो आपका मुकाबला इस वक़्त सफदर शाह के साथ है, मौलवी मुश्ताक के साथ नहीं है, तो ये आपको उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। 4 हफ्ते भी नहीं लगने। तो इसलिए अगर किसी ने मुँह पे कालख मलनी है, वो वाली जो भुट्टो साहब को फांसी दे के मली गई थी, तो चलें आप दोबारा तारीख दोहरा लें। दोबारा जो है कि आप अगर वो करना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से अभी इस वक़्त आपको दुनिया से भी, आलमी सतह से भी आपको पैसा नहीं मिलना, आपको जो है कि फंड नहीं मिल रहे, आपको सपोर्ट नहीं मिलनी, पब्लिकली, आपकी पॉलिटिकली, आपको डिप्लोमैटिकली, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इस वक़्त सारी की सारी बंद है आपकी। आप ये फैसला एक और काम करके देख लें, फिर आपकी खुदा ना खास्ता कल जो है कि आप कांग्रेस के अंदर या इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जो है कि मिलिट्री एड पाकिस्तान की बंद करने की करारदादें आएँगी, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना? आप अपने जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन तो देखें आप, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर देखें, ईरान के साथ हमारे मामलात क्या हैं, वो देखें और उसमें अगर आप एक फिर नई मुहिम जोई करना चाहेंगे तो आप कर लें, फिर देख लें कि फिर क्या होता है हालात। तो अभी आप सिर्फ अख्तर मिंगल जो है कि इस्तीफ़ा देके पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, इसके बाद आप देखें कि इससे पहले कितने आम लोग जा चुके हैं, बाकी तमाम के तमाम सियासतदान जो है इस वक़्त क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अगर आप अवाम किसी के साथ नहीं होंगी, तो कोई इदारा जो है कि रशिया कितने टुकड़े हो गया था, कितना ताकतवर था वो, सब कुछ था ना। तो हमें दुनिया से अपने इर्द-गिर्द के माहौल से सबक सीखना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ये जो बड़े कोताह-अंदेश लोग हैं, बड़े छोटे-छोटे सियासी मफादात के लिए इस किस्म की बात कर रहे हैं और ये मुझे नहीं लगता कि इसको मटीरियलाइज़ कर सकेंगे ये। सही। मटीरियलाइज़ करने की बात की, दूसरी जानब अचानक आज हुकूमत पाकिस्तान कह लें, ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद कह लें, जलसे का एनओसी जारी कर देती है। ये भी 22 रात का कमाल है क्योंकि डीसी इस्लामाबाद तो रिपोर्ट नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म को।
सबको देखिए पता है, ये रिपोर्ट करते हैं। ये एनओसी बिन मांगे दिया गया था ना। ये तो 22 तारीख को ही जब ये फैसला हुआ था और सुबह सुबह ऐलान किया गया, तो इस ऐलान के 1 घंटे बाद जो है कि ये एनओसी सोशल मीडिया के ऊपर तो डीसी ऑफिस ने जारी कर दिया कि हमने इजाजत दे दी है इनको 8 अगस्त की। शराइत कुछ कड़ी कर दी गई है, रूट कुछ कड़े कर दिए गए, लंबे कर दिए गए ताकि लोगों को वहां पहुंचने में तकलीफ हो। और वो कहते हैं ना कि वो कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो दूध देती है मेंगनियों के साथ। तो इस वक्त इनकी हालत भी वो हुई है कि ये उस किस्म के काम आई कर होप रहे हैं। इशारा नहीं कर रहे जो दूध मुहिम आज शुरू हो रही है। तो ये डेफिनेटली 22 अगस्त के उस फैसले का जो है कि अगर किसी ने आपकी बात का भरम रखा है तो आपको भी भरम रखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो प्रैक्टिकली अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये देखें कि फिर ये जो लोग आ रहे हैं अभी एक ये डिसिप्लिन के तहत आएंगे, जलसा करेंगे, वापस चले जाएंगे। अगर आप रुकावट पैदा करेंगे, आप 2 नंबरी करेंगे तो फिर ये लोग आएंगे, ये मुज़ाहमत के साथ आएंगे और मुज़ाहमत जो है कि वो फैल भी सकती है। ये सिर्फ फिर वो है कि संजानी तरनोल तक नहीं, इससे आगे आ सकती है। वो सदर के रास्ते अडयाला जेल तक भी जा सकती है और श्रीनगर हाईवे के जरिए जो है कि पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी आ सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको भी अब समझ आ चुकी है कि अवाम का मूड क्या है, अवाम चाहते क्या है, अवाम जो करना क्या चाहते हैं और अवाम बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं सारी चीजें। तो इसलिए इन्होंने खुद ये इजाजत दी है इस चीज की। ये कितना बड़ा दरवाज़ा खोलेगी पीटीआई के लिए, मुस्तकबिल के लिए। पहला जलसा 2 साल बाद, काफ़ी टाइम लग गया इस्लामाबाद में। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तो झंडा लेकर यहाँ पर निकलने वालों को उठा लिया जाता है। तो आप भी समझ रहे हैं कि एक ये जो एक टिपिकल जुमला यूज़ होता है कि हवाएँ रुख बदलेंगी, 8 सितंबर वो दिन है जिस दिन ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और ब्रेकअप भी हो सकता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ब्रेकअप तो वो सिचुएशन अभी नहीं है। अभी देखिए ना, हुकूमत खुद बार-बार कह रही है, आए मुज़ाकरात करें, आए मुज़ाकरात करें। राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख लें, नवाज़ शरीफ साहब का बयान देख लें, शहबाज शरीफ साहब का बयानात और सारी चीज़ें देख लें, तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो ये तो अभी इनके पास और कोई रास्ता नहीं है ना। आप ब्रेकअप कर लें, आप मैंने जैसे पहले कहा कि आप दुनिया में आपको मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप ब्रेकअप करेंगे तो दुनिया में भी आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो आपको मेकअप करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना? तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनका एक जलसा जो है कि बड़ा पावरफुल शो होगा और इससे जो है कि सिर्फ केपी में नहीं, पंजाब के अंदर जो है एक नई तहरीक पैदा हो सकती है। असल जो डर इस वक्त हुकूमत के वो यही है कि वो हालात बांग्लादेश जैसे नहीं होने चाहिए कि ठीक है, जलसे जुलूस रैलियों से तो शायद इतना डर नहीं लगता साहब, साफ डर लगता है। तो वो जलसे जुलूस रैलियां जो है वो घर में ना आ जाएं, इससे डर लगता है कि वो उससे ये डरे हुए हैं। तो इसलिए जो है ये बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि इनको जो है कि अभी ये चीज़ें समझनी चाहिए। केसेज़ अगर मंथली अंजाम की तरफ पहुँचते हैं और अगर वो जिसको आपने 1 साल, सवा साल से अंदर रखा है, वो बाहर आएगा तो फिर वो टफ टाइम देगा हुकूमत को। हुकूमत इनसे चल तो नहीं रही है, चल ही नहीं रही है, चलनी क्या है आगे जाके, अभी भी नहीं चल रही इनसे। तो ये तो अभी खुद जो है कि कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कंबल कह रहा है नहीं भाई हमें भी तो रास्ता दो। सारे अपने-अपने महफूज़ रास्ते के चक्कर में हैं। तो कुछ लोगों को महफूज़ रास्ता मिल गया, कुछ को भी मिलना है। तो इसलिए वो जिस को महफूज रास्ता मिल गया तो उसके बाद खुद ब खुद चीजें जो है उस तरफ चली जाएंगी जिस तरफ से अवाम डिमांड कर रही है। तो वो सिचुएशन आ गई जिसकी जानब सदर आरफ अलवी साहब इशारा करते रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब इशारा करते हैं कि प्रेशर कुकर गैस से भर चुका है, सीटी बच चुकी है, किसी भी टाइम ये फट सकता है। देखिए सीटियां तो उनकी बज रही हैं, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा भी है कि नहीं सीटी उस बज रही है, थोड़ी देर बाद हवा भी लीक हो रही है। लेकिन अवाम का जो प्रेशर कुकर है उसकी सीटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने 2 साल से इतनी फुस्तायत थी पाकिस्तान के अंदर, ना जलसा, ना जुलूस, ना कोई बात, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, लोगों को उठा लो, जो बोलता है उसको उठा लो, ठीक है? ये चीज़ें जो चल रही थी तो वो एक देखें ये जो सेफ्टी वॉल्स क्या होते हैं कि लोग निकलते हैं, अपने जलसा जुलूस करते हैं, नारे लगाते हैं, गुस्सा ठंडा होता है, अपने काम पे चले जाते हैं, फिर हफ्ते बाद, 10 दिन, महीने बाद आते हैं। तो आपने तो उनको बिल्कुल जो है कि ऊपर प्रेशर बंद रखा हुआ था ना, आपने ऊपर से उसको प्रेशर डाला हुआ था, उसको निकलने ही नहीं दे रहे थे। आपकी अपनी सीटियाँ तो बज रही थी, लेकिन अवाम की सीटी को नहीं करने दे रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 8 सितंबर का ये जो जलसा होगा, इससे जिनकी हवा अपनी लीक हो रही थी, उनको डर लगा हुआ है वैसे ही कि अच्छा ये कहीं फट ही ना जाए प्रेशर कुकर एकदम से। तो आप अचानक खोल दें तो फट जाता है ना, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता खोलना पड़ता है। तो उनका ख्याल है कि एकदम से ना फट जाए। मेरा ख्याल है कि ये एकदम से फटेगा नहीं और ये जो है कि ये उस तरफ मामलात को लेकर जाएगा जहाँ मामलात एट द एंड ऑफ द डे जो है कि आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान के अंदर हर कोई चाहता है कि जाना चाहिए, मेरा ख्याल है उस तरफ जाएँगे मामलात। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके बिल वक्त का। कभी जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।